आशुतोष, आप देख रहे हैं कंप्यूटर सट्टा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर कैसे टाइम के साथ साथ कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें किया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन में टोटल 5 पीढ़ियां होती हैं। फर्स्ट जो जनरेशन है कंप्यूटर का, उसका जो एज माना जाता है 1946 से 1956, मतलब 1946 से लेकर के 1956 तक। ये आपको जो है टाइम इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है, यही क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये वेरी कर सकता है, किसी किसी में अलग दिया होता है और कहीं आप किसी बुक में पढ़ोगे तो अलग। लेकिन कभी भी अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑप्शंस मिले तो हमेशा 1946 से 1956 होता है या 1945 से 1956 होता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई उसमें नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो पीढ़ी है, दूसरी जो जनरेशन है कंप्यूटर की, वो 1956 से 1964 मानी जाती है। और कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 मानी जाती है, ठीक है। और चौथी पीढ़ी जो है वो 1971 से 1985। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 1985 से अभी तक की जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो फिफ्थ जनरेशन में ही यूज़ हो रही है। देखिए, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसकी शुरुआत 1946 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एकर्ट और मुचली नाम के। इन्होंने एक कंप्यूटर तैयार किया था ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों, इसमें जो वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से क्या होता था, प्रोसेसिंग होती थी। मतलब CPU का काम कौन करता था? वैक्यूम ट्यूब करता था। वैक्यूम ट्यूब दोस्तों एक बल्ब की तरह होता था और हज़ारों की संख्या में उसको लगाया जाता था। जिस तरह बल्ब आप देखते होंगे, अगर बल्ब को ज़्यादा जला दिया जाता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं तो उसमें जो फिलामेंट होता है उसकी वजह से बल्ब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है काफ़ी। ठीक उसी तरह ही इसको जब ज़्यादा यूज़ करते थे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, ये भी कंप्यूटर बहुत हीट होता था। इसके लिए इसमें बहुत ढेर सारी एसियाँ लगानी पड़ती थी, बहुत ढेर सारे इसके खर्चे आते थे। इसकी विशेषताओं के बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, इसका जो वैक्यूम ट्यूब था, इसको डेवलप किया था 1944 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का डेवलपमेंट, वैक्यूम ट्यूब को डिस्कवर किया था 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। और इसमें जो है इसके अलावा ENIAC के अलावा बहुत सारे कंप्यूटर का इसमें निर्माण हुआ था। सबसे पुराना कंप्यूटर आपको ENIAC ध्यान में रखना है। देखिए, इसके अलावा प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, वो EDSEC था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। उसके बाद EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके बाद UNIVAC 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, ठीक है। तो ये सारे वो कंप्यूटर थे जो फर्स्ट पीढ़ी में बनाए गए थे। इसके बाद बात करें कंप्यूटर दिखता कैसा था उस तरीके का, तो आप लोग ये फिगर में देख सकते होंगे कि कितना बड़ा होता था, साइज़ में भी बड़ा होता था। और इसकी जो क्वालिटी होती थी वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि अभी पहली बार ही ये बना हुआ था और उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, ठीक है। देखिए, इसके अगर हम लक्षण की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। पंच कार्ड पर आधारित था, मतलब ये इसका पंच कार्ड का जो इस्तेमाल करते थे दोस्तों, वो इनपुट डिवाइस के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे आज हम इनपुट डिवाइस के लिए अपना क्या करते हैं, कीबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे इसमें किसी भी डेटा को इंटर करने के लिए, ठीक है। और ये स्टोरेज के लिए बात करें अगर हम, मतलब मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इसमें प्रयोग होता था, ठीक है। फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब थी 1945 से, ठीक है, 1946 से 1955 तक। और इसके बाद अगर हम बात करें, या 1945 से लेकर 1956 तक भी हो सकता है। और
पंच कार्ड पर आधारित था, ये ध्यान में रखना है। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ था, मतलब इसमें जो आज हम मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क वगैरह का यूज़ करते हैं, उस समय मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। बहुत ही ये नाजुक होता था और कम विश्वसनीय होता था, मतलब कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, और रिजल्ट भी बराबर इसमें नहीं आता था। उसके बाद इसमें जो भाषा का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, तब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए तब मशीन लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी। मतलब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो 0 या 1 होती है, इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये कोड होता है जिसमें क्या होता है, एक निमोनिक कोड में ये होता है, ठीक है, उस कोड को वो समझता था ये वो मशीनी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को इसमें इंस्टॉल किया जाता था। तो 2 तरह की बेसिकली भाषाओं का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, ठीक है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, ठीक है। इनपुट डिवाइस के लिए कौन सा उसमें यूज़ हुआ था टेक्नोलॉजी, वो पंच कार्ड थी। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, इसका आने का कब डेवलपमेंट हुआ था, 1945 से 1956, ठीक है। बहुत सारे इसमें एसीज का प्रयोग होता था इसको ठंडा रखने के लिए। इसमें जो भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो क्या थी, मशीनी लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी। इसके बाद इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, एटसैक, एडवैक, यूनिमैक और यूनिमैक 1। और इसमें जो है एनईएक को सबसे पुराना कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन आता है सबसे पुराना कंप्यूटर कौन सा है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इतने क्वेश्चंस आपके फर्स्ट जनरेशन से कंफर्म होते हैं, किसी भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए द्वितीय पीढ़ी की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो सेकेंड जनरेशन होता है उसका एज माना जाता है 1956 से 1964। और इसमें क्या था कि फर्स्ट जनरेशन के बाद 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई, मतलब सेकेंड पीढ़ी की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। इसमें मेजर चेंज क्या हुआ था, जो वैक्यूम ट्यूब होता था ना टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें उसके स्थान पर डेवलप हो गया ट्रांजिस्टर का उपयोग इसमें किया जाने लगा। मतलब प्रोसेसिंग के लिए जब वैक्यूम ट्यूब जहाँ पे इस्तेमाल होता था, अब उसके जगह सिंपली एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। आप लोग जानते ही हैं ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मामले में बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसके बहुत सारे इसके फ़ायदे मिले, भी हम लोग आगे समझेंगे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया था, ठीक है, जिसका यूज़ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1956 से 1964 में बहुत ढेर सारे चेंजेस होते हैं सेकेंड जनरेशन में, एक एक करके उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो लगा था वो वैक्यूम ट्यूब के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पीड देता था, ठीक है। मतलब वैक्यूम ट्यूब उतनी स्पीड नहीं देता था जितनी स्पीड ट्रांजिस्टर से मिलता था। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सुधार हुआ ट्रांजिस्टर के आने के बाद से, कि कंप्यूटर की जो साइज होती थी तो दोस्तों वो छोटी होती चली गई, ठीक है। कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, वो छोटी होती चली गई। अब कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर दिखते कैसे थे, तो भाई जब साइज छोटी हो गई तो देखिए अब ये जो है ये कम आयतन घेरते थे, मतलब कम जगह लेते थे। ये आप देख सकते हैं बहुत छोटे हो गए थे कंप्यूटर उस समय द्वितीय पीढ़ी में। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं उसके विशेषताओं के बारे में। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें क्वेश्चंस आता है वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ये ध्यान में रखिएगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, ठीक है। साइज में छोटे होने लगे, कम एनर्जी खर्च होने लगी इसमें, मतलब कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना होने लगा इसमें, ठीक है। अधिक तेज थे और विश्वसनीय थे किसकी अपेक्षा, वैक्यूम ट्यूब के। लेकिन अभी भी इसमें बहुत ढेर सारी कमियां थीं। और प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे, मतलब इसमें कम मेंटेनेंस लगता था, पैसा इसमें कम खर्चा लगता था। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से आपको हमेशा देखने को मिलेगा, कोबोल और फोटोन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास।
इसी समय सेकंड जनरेशन के दौरान ही आपकी ये कोबोल एक लैंग्वेज होती थी, इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए काम में ली जाती थी। ठीक है, जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए काम में ली जाती थी। इसके बाद फोटोन थी, फोटॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दो मेजर लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसको डेवलप किया गया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी समय मेमोरी का भी यूज़ होने लगा। ठीक है, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे चीज़ें इस दौरान आ गए थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ये आपको क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं कि वैक्यूम ट्यूब के बदले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई सेकेंड जनरेशन में, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर का। इसके बाद इसका एज क्या था, सेकेंड जनरेशन कब आया, 1956 से 1964। ठीक है, कोबोल और फोटोन कौन से जनरेशन में आए, तो आपको ध्यान में रखना है सेकेंड जनरेशन में। इसी दौरान प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होने लगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का जो दोस्तों एज माना जाता है वो 1965 से 1971 माना जाता है। इसके बाद अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ें तो देखें, कंप्यूटर की शुरुआत 1964 में हुई, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत। ठीक है, इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान किया। ठीक है, थर्ड जनरेशन से डेवलप होती है आईसी। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो आविष्कार हुआ था, ठीक है, उसको एक कंपनी थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी। ठीक है, और उसमें एक अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, जैक किल्बी। ठीक है, जिन्होंने ही, वो साइंटिस्ट थे बेसिकली, तो उन्होंने ही क्या किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की खोज की थी। तो क्वेश्चन आता है कि आईसी की खोज कब हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आईसी की खोज तृतीय पीढ़ी के दौरान हुई थी 1965 में। ठीक है, 1965 और 1964 ये दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलता है। और इस पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर जो आए वो थे ICL 2903, ICL 1900, यूनिमैक 1108, सिस्टम 1360 और IBM जैसे ही कंप्यूटर भी इसी पीढ़ी के दौरान आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ इस तरह से देखते थे कंप्यूटर थर्ड पीढ़ी के, देख सकते होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत हैवी होते थे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर की अपेक्षा, मतलब सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की अपेक्षा कम इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी लगती थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसके लक्षण के बारे में, तो लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा ये क्या थे, इनका वजन बहुत कम था, मतलब ये लाइट वेट थे और अधिक ऑथेंटिक थे, बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट देते थे। सबसे अच्छी बात ही कि ये पोर्टेबल और आसानी से इसको हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। और इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग हुआ, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसमें एक हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, कौन सा जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से 1985 तक मानी जाती है। 1971 से लेके 1985 तक के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, किस श्रेणी में रखा गया है, फोर्थ जनरेशन में रखा गया है। और इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे एक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ठीक है, LSI जिसको बोलते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आईसी को एक जगह लगा करके, एक चिप पे लगा करके, ठीक है, उसको इस्तेमाल में लाया गया प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और इसमें लगभग क्या था कि एक आईसी में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य करने की क्षमता होती थी। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल आईसी था ट्रांजिस्टर की अपेक्षा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल था आईसी। ठीक है, इसकी वजह से ही बहुत मेजर चेंजेस जो आए वो आईसी की वजह से ही दोस्तों आए।
और इस आविष्कार से क्या हुआ, पूरी तरह से जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं CPU, वो एक छोटी सी चिप में आ गया और उसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर तब से कहना हम लोगों ने शुरू किया और आज भी इसको माइक्रो प्रोसेसर ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर आपका कौन से जनरेशन में आया था, चतुर्थ यानी कि 4th जनरेशन में। इसमें बहुत ढेर सारी ICU को एक जगह लगा दिया गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इस तरह के कुछ कंप्यूटर दिखते थे चतुर्थ जनरेशन के और 4th जनरेशन की अगर बात करें, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी की। इसके बाद इस दौरान जो कंप्यूटर आए थे उसको अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिससे क्या किया था, एक कंपनी थी जिसे मिट्स बोलते थे, ठीक है, उसका नाम मिट्स था और इसी मिट्स में ही काम करते थे बिल गेट्स, जो आप लोग इसका नाम सुने होंगे, ठीक है। उसी समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है, तो उन्होंने इस कंप्यूटर मतलब काम नहीं करते थे, इस कंप्यूटर पे उन्होंने काम किया था और उसमें एक बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल किया था, ठीक है। और उसके बाद ये इनका जो प्रयास रहा था वो सफल हुआ था। इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ओनर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर में अगर आप देख लें तो अगर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमेशा उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 4th जनरेशन जब आया तो इसमें कंप्यूटर की युग में एक क्रांति आ गई, मतलब कि बहुत ढेर सारा चेंजेस हो गया था। टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से एडवांस हो गई थी, साइज़ भी काफ़ी छोटे हो गए थे, सबसे बड़ी बात यह कि काफ़ी फास्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे ये 3rd जनरेशन की अपेक्षा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इनकी विशेषताओं के बारे में, तो ये कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया था, वही मैंने अभी आपको बताया, और इसका रख रखाव बहुत आसान हो गया था। इनकी कीमत इतनी कम हो गई थी कि नॉर्मल एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो भी इसको परचेस करके यूज़ करने लगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताओं में बात करें कि ये क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें था, ठीक है। VLSI टेक्निक का उपयोग हुआ था इसमें, कि मतलब बहुत सारी IC को एक जगह लगा दिया गया था और इसकी साइज़ में बहुत ज़्यादा कमी आई थी। सबसे बड़ी बात ये कि नॉर्मल एक इंसान इसको ख़रीद के यूज़ कर सकता था, बहुत अधिक इफ़ेक्टिव था, ऑथेंटिक था, ठीक है, और बहुत इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, मेमोरी क्षमता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा था। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास, और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर के नेटवर्क का विकास हो गया, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब समझते हैं ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें शुरू हो गई थी। अच्छा, कंप्यूटर की 5th जनरेशन के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो कंप्यूटर की 5th जनरेशन 1985 से लेकर के अभी तक मानी जाती है। ये 4th जनरेशन का जो डेवलपमेंट था उसी के बेस पे आज भी ये काम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इसमें मानी जाती हैं, जिस पे काम हुआ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। पांचवी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, चलिए शुरू करते हैं, शुरू से इसके बारे में जानते हैं। 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1985 से अभी तक कंप्यूटर में क्या था, सभी जितने भी कंप्यूटर थे वो 5वीं पीढ़ी में आते थे। बहुत अधिक शक्तिशाली उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर होते थे इस समय, ठीक है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसको आपस में इस तरह से कंप्यूटर को रखा गया था, ठीक है, कि सूचना आपस में साझेदारी आदान प्रदान हो सके, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन हम आसानी से पहुंचा सकें, इस तरीके का इसमें डेवलपमेंट हुआ, जो आज भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये 5वीं जनरेशन में ही हम लोग हैं कंप्यूटर के। और इसके बाद इसमें क्या किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ICs को, ठीक है, एक चिप में लगा दिया गया, ठीक है, सर्किट तैयार किया गया और उसको चिप में लगा दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो स्पीड हो गई कंप्यूटर की, जो रिज़ल्ट देने की क्षमता हो गई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और इसमें अभी भी काम हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर की और भी आकार को घटाने का काम किया जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि आज भी हम लोग एक जो
वॉच होती है, स्मार्ट वॉच होती है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही होती है। और उसको देख सकते हैं वो कितने छोटे आकार में हो गई है, ठीक है। ये सब भी एक कंप्यूटर ही है। और जिसमें क्या था, पोर्टेबल तो है ही, साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसमें आसानी से हम अपना डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशंस, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी पैसा कहीं भेजना हो, ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ये सारे काम हम लोग करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इसमें इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया था बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।